प्रामाणिकता, शुद्धता आणि पारदर्शकतेचे प्रतीक म्हणजेच रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक समाचार। आज बहुत दिनों के बाद आपके सामने आया हूं और आज सबसे बड़ी खबर, जो दुख की खबर है, हाजी गफ्फार मलिक साहब का इंतकाल हो गया है। सबसे पहले मैं इंडिया अब तक परिवार, हमारी टीम और सभी की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हाजी गफ्फार साहब का इंतकाल ये न सिर्फ राजनीति में एक बहुत बड़ा लॉस है, बल्कि जलगांव शहर में मुस्लिम समुदाय समाज के लिए भी एक बहुत बड़ा लॉस है, जो किसी भी तरह से भरा नहीं जा सकता है। और सभी को इस बात का दुख है। बताया जाता है कि घर के अंदर ही उन्हें जोर से दिल का दौरा पड़ा और उस दिल के दौरे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनका इंतकाल हो गया। यह खबर सुनने के बाद काफी सारे लोगों को यकीन नहीं हो रहा था और यकीन होता भी नहीं था, क्योंकि हाजी साहब बिल्कुल स्वस्थ थे। फिलहाल जो सच है वो सच है। हाजी साहब हम सबके साथ नहीं हैं, वो हम सबको छोड़कर जा चुके हैं और हम सभी की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि। आज हाजी साहब की अंतिम यात्रा निकाली गई और इस अंतिम यात्रा में बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। ये दर्शाता है कि हाजी साहब को प्यार करने वाले बहुत सारे लोग हैं और सभी उनको बहुत प्यार करते थे, बहुत सम्मान करते थे। हर कोई उनकी अर्थी को, जनाजे को कांधा देना चाहता था और बहुत बड़ी तादाद में भीड़ थी। लेकिन क्या ये भीड़ कोरोना काल में उचित है? क्या हम सभी को संयम नहीं रखना चाहिए था? हालांकि समाज की ओर से जो भी बड़े नेता हैं, करीम सालात सर जैसे, उन्होंने ये पहले ही कहा था कि भीड़ भाड़ न करें, बहुत कम लोग आएं, कोरोना काल चल रहा है। लेकिन हाजी साहब के प्यार में सारी चीजें लोग भूल गए और बहुत बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे। हजारों की भीड़ थी और इससे कोरोना का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग हैं उनको ये चीजें समझनी चाहिए थी। हालांकि अब समय बीत चुका है, समय निकल चुका है। जो भी लोग वहां पे थे उनको अपनी सुरक्षा और व्यवस्था करनी चाहिए। उन लोगों को अपने अपने टेस्ट करवा लेनी चाहिए और देखना चाहिए कि अगर उन्हें किसी तरीके के सिम्टम्स हैं तो आइसोलेशन में चला जाना चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोग ये भी कहने से चूक नहीं रहे हैं कि जब सब कुछ बंद है तो फिर यहाँ इतनी बड़ी तादाद में लोग कैसे आए? क्या पुलिस वालों को इन सब बातों का पता नहीं था? अगर पता था तो पुलिस वाले अब क्या कार्रवाई करेंगे? कलेक्टर के आदेश की अवहेलना है ये किसी भी तरह से। और नियम तो सबके लिए एक होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या सिख या ईसाई। नियम जब एक है तो फिर नियम के मुताबिक यहाँ पर जो लोग नहीं चले हैं उन पर क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई होनी भी चाहिए। जो लोग भी वहां पे मौजूद हैं उन लोगों पर कार्रवाई अगर होती है तो भारत का जो कानून है उसका सम्मान लोगों की नजरों में और बढ़ेगा। हालांकि ये जो विषय होता है ये इमोशनल विषय होता है, इसलिए यहाँ पर इमोशनल को कंट्रोल करना कई बार मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन फिर भी कानून एक है, हम सब के लिए एक है, चाहे वो किसी भी धर्म की। आगे बात करेंगे हम। महाराष्ट्र सरकार ने रिक्शा वालों के लिए 1500 रुपए देने का ऐलान किया था जब लॉकडाउन लगा था तो, और आरटीओ दफ्तर ने बहुत मेहनत की है। मैं स्वयं आरटीओ दफ्तर में जब भी गया हूं अभी इन बंद के दौरान, तो मैंने ये देखा है कि वहां पर जो स्टाफ्स हैं वो लोग काम कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग क्या काम कर रहे हैं? जब लॉकडाउन लगा हुआ है, सब कुछ बंद है, तो फिर आरटीओ ऑफिस क्यों खुला हुआ है? क्योंकि गाड़ियां तो पास हो नहीं रही है, ड्राइविंग लाइसेंस बन नहीं रहे हैं। तब उस दौरान उन्होंने मुझे बताया था कि यहां पर वो काम चल रहा है जिसके जरिए रिक्शा वालों तक मदद हो पाएगी। रिक्शा वालों के नंबर्स, उनके बैच के नंबर्स, लाइसेंस वगैरह वगैरह का सबका मिलान करके एक डाटा बनाया जा रहा है और उसी डाटा के आधार पर मदद होगी। फिलहाल वो प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है, जिसमें आरटीओ विभाग जो है उनका बहुत बड़ा हाथ है। मैं रिक्शा वालों की तरफ से आरटीओ विभाग को बहुत सारा शुक्रिया अदा करता हूं। ज्या रिक्षा चालकांच्या आधारशी मोबाईल क्रमांक आणि अकाउंट नंबर लिंक नसतील त्यांनी इथे येऊन उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय येथे येऊन आपले आधार क्रमांकशी
मोबाईल नंबर आणि अकाउंट नंबर लिंक करून घ्यावा, कारण तो एक त्यातला अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे. तदनंतर महाराष्ट्र परिवहन विभागाची transport.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवरती गेल्यानंतर वाहन चालकाने, रिक्षा चालकाने त्याचा रिक्षाचा क्रमांक आणि लायसन्सचा क्रमांक फक्त तिथे टाकायचा आहे आणि त्यानंतर तो आधार क्रमांक टाकेल. आधार क्रमांक टाकल्यानंतर पुढची जी काय कार्यपद्धती आहे, कार्यप्रणाली आहे, ते कार्यालयातील कर्मचारी जे आहेत ते प्रोसेस करतील. आणि साथ ही साथ शिवसेना के जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, विराज कावड़िया जैसे, वो लोग भी रिक्शा वालों के लिए एक अलग सा प्रयास कर रहे हैं. देखिए, हर रिक्शा वाला पढ़ा लिखा नहीं होता है. ऐसे समय में रजिस्ट्रेशन करना, ऑनलाइन फॉर्म भरना, ये सब कुछ बहुत कठिन होता है और मदद होने के बाद भी उन तक मदद नहीं पहुंच सकती है. ऐसे में विराज कावड़िया जो है वो शिवसेना की ओर से एक स्टॉल बनाया गया है वहां पर, विराज कावड़िया और उनके सहयोगियों की ओर से, और उन्होंने उस स्टॉल पर रिक्शा वालों को आह्वान किया कि वो आप यहाँ आइए, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, हम लोग आपका नॉमिनेशन करेंगे, हम लोग आपके फॉर्म भरेंगे. और एक ये मदद का हाथ है, रिक्शा वालों ने उसके लिए शुक्रिया अदा किया है. विराज कावड़िया एक ऐसी शख्सियत जो हमेशा से ही युवा शक्ति के माध्यम से लोगों की मदद करते आए हैं और अक्सर मदद किया करते हैं. अभी के समय में, अभी के दौर में एक दूसरे की मदद करना बहुत जरूरी है. लॉकडाउन का क्या पता, जब खत्म होने का समय आएगा तो फिर से एक बार उद्धव ठाकरे जी स्क्रीन पर आएंगे और कहेंगे कि अब ये लॉकडाउन फिर से 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया. लॉकडाउन बहुत कठिन है, समय बहुत कठिन है, लेकिन उससे भी कठिन और उससे भी दर्दनाक जो चीज है वो है कोरोना. और कोरोना के बाद इसी के साथ साथ ब्लैक फंगस जैसी बीमारियां भी कदम रख चुकी है और इससे मौत का आंकड़ा दहलाने वाला है. हालांकि अभी जलगांव में सिर्फ 291 मरीज आज के दिन निकले हैं कोरोना के. इसका मतलब ये नहीं कि जलगांव फुल टाइम फ्री हो चुका है. जलगांव में जो लॉकडाउन लगा है उसका नतीजा है कि हम 300 के आंकड़े के नीचे हैं. अगर लॉकडाउन खुलता है और हम लोग फिर से लापरवाही करते हैं तो ये आंकड़ा फिर से 1000, 1200 और 2000 तक चला जाएगा और फिर सरकार लॉकडाउन कर देगी. कई जानकारों का मानना है कि लॉकडाउन जो है वो अभी बढ़ेगा, क्योंकि अगर सरकार अभी लॉकडाउन खोल देती है तो फिर से ये आंकड़े बढ़ने लगेंगे और बात तीसरी लहर की भी हो रही है. तो हो सकता है ये दूसरी लहर तीसरी लहर में कन्वर्ट हो जाए. इसलिए काफी सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि ये लॉकडाउन बढ़ेगा. हालांकि जिनके पास रोजगार नहीं है, उनको बहुत कठिनाइयां हो रही है, तो उनका मानना यही है कि लॉकडाउन हट जाए. लेकिन लॉकडाउन हटने के बाद क्या हम लोग नियमों का पालन करेंगे? पहले तो हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि हम लोगों को नियम का पालन करना चाहिए और हम लोग नियम का पालन करवाएं. इंडिया अब तक न्यूज में सोमवार को मैंने फतेहपुर जो है जामनेर के पास, वहां की एक वीडियो डाली थी. वहां पर कितनी भीड़ भाड़ थी, लोग बाजार लगा रखे हैं, ना मास्क लगा रखे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है. अब अगर उस बाजार में 10 लोग कोरोना पॉजिटिव घूम रहे होंगे तो 10 तो कम से कम 2, 4, 500 लोगों को कोरोना पॉजिटिव करवा देंगे. कोरोना के जो सिस्टम्स हैं वो बदल चुके हैं. अब कोरोना तुरंत पता नहीं चल रहा है. कोरोना भी अपने आप को मजबूत कर चुका है, ये कहूंगा मैं. और वो भी पता जब चलता है जब आदमी की परिस्थितियां खराब हो जाती हैं. हम लोगों को चाहिए कि हम लोग कहीं ना कहीं इन सब चीजों का ध्यान रखें, इन सब बातों का ध्यान रखें कि हम लोग कोरोना से बचने और बचाव के लिए कई सारी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखें. ज्यादा से ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, क्योंकि मास्क लगाना जो है वो बहुत जरूरी है कोरोना काल में. और अभी लोगों को एक दूसरे की जरूरत है, तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग एक दूसरे की मदद हमेशा करते ही रहें. दूसरी बात तो यह है कि कोरोना काल में लॉकडाउन तो लग गया है, लेकिन जिन्होंने पहले से लोन ले रखा है उनके हफ्ते जो हैं, जो इंस्टॉलमेंट्स रहती है वो बंद हो गई है. क्योंकि पैसा नहीं है इसलिए लोग इंस्टॉलमेंट भर नहीं पा रहे हैं. इंस्टॉलमेंट नहीं भर जमा कर रहे हैं तो बैंक वाले उन्हें फोन कर रहे हैं, उनकी जो एजेंसियां है वो उन्हें फोन कर रही है. लोगों का कहना है कि ये किस तरीके से सरकार मदद कर रही है. अगर आप लॉकडाउन लगाते हैं तो आप लोगों को ये सारी चीजें प्लानिंग करनी चाहिए. बहुत सारे लोग हैं ऐसे लोगों को, मुझे फोन भी आए हैं कि सर आप इस पे कुछ खबर बनाइए, कुछ बताइए. दरअसल ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस तरीके से प्लान करे कि जिनका लोन है उनका लोन जो है वो
उनका हफ्ता बिल्कुल रोक देना चाहिए कंपनी को भी, क्योंकि सभी कुछ बंद है तो उनको भी बंद कर देना चाहिए। शिकायतें पीछे ऐसे आ रही थी कि 3 महीने तक अगर लोन की जो इंस्टॉलमेंट है वो नहीं भरी गई, सरकार की तरफ से माफ कर दिया गया, लेकिन फिर भी जो कंपनियां हैं वो ब्याज के ऊपर ब्याज लेकर उनसे वसूली कर रही है। तो ये बहुत गलत काम है। सरकार को इस ओर ध्यान देना ही चाहिए कि जब सब कुछ बंद है तो आदमी का लोन कहां से रिकवर कर पाएंगे, लोन कहां से भर पाएंगे। जिनके भी लोन्स हैं, सरकार को ये इस बात पे जरूर ध्यान देना चाहिए कि उन लोगों को ये सब चीजें में छूट मिले। कम से कम सभी परिस्थितियां अच्छी होने तक 1 या 2 महीने तक उन लोगों को लोन के इंस्टॉलमेंट से छुटकारा मिले, और जो पिछला बाकी भी है उसके अंदर उनकी कम से कम जो इंटरेस्ट है वो माफ कर देना चाहिए, क्योंकि जब काम ही नहीं है तो इंटरेस्ट कहां से भरेंगे वो। और अभी तो फिलहाल तो परिस्थिति ऐसी कि जिनका जो जमा था वो जमा पूंजी सारी खत्म हो रही है। तो सरकार को इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। हालांकि मोदी जी कितना ध्यान देते हैं ये तो पता नहीं। फिलहाल मोदी जी के आंसू जो है वो ट्रेंड कर रहे हैं मीडिया में कि मोदी जी लोगों को श्रद्धांजलि देते देते रो चुके हैं, रो गए हैं। बताया जाता है कि मोदी जी 7 बार रो चुके हैं। और फेसबुक जहां पर काफी सारे लोग अपना रोना रोते हैं, मोदी जी तो फेसबुक के कार्यालय पर जाकर एक बार रो चुके हैं। तो फिलहाल मोदी जी को अपना रोना धोना छोड़कर इन परिस्थितियों पर ध्यान देनी चाहिए। किस तरीके से आम आदमी को आर्थिक मजबूती भी प्रदान की जा सके, इन सब बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। आज रोने से क्या फायदा, जब समय था सबको बचने बचाने का तब मोदी जी रैलियां कर रहे थे बंगाल में, तब चुनाव की गर्मी चढ़ी हुई थी। आज सब कुछ खत्म हो गया है तो रो धोकर दिखाकर इमोशनल अत्याचार करने का काम नहीं करना चाहिए, ऐसा लोग कहने लगे हैं। फिलहाल मोदी जी के बारे में बहुत कुछ बोलने से कभी कभी जेल भी हो सकती है। मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं, इसलिए ज्यादा बोल नहीं रहा हूं, लेकिन एक पत्रकार हूं इस नाते ये जरूर कहूंगा कि मोदी जी देश को संभालना अभी बहुत बड़ी आपकी जरूरत है, और आपको सब कुछ संभालना पड़ेगा। जो गरीब हैं, जो नीचे के तबके के लोग हैं, उन्हें आर्थिक मदद की आवश्यकता है। किस तरीके से आप मदद कर सकते हैं ये सोचना चाहिए। फिलहाल आज के लिए तो बस इतना ही। अब आपसे फिर अगले एपिसोड में मुलाकात करूंगा, जल्द ही आपके सामने फिर से लाइव आऊंगा। तब तक के लिए आनंद को दीजिए इजाजत। जय हिंद।